स्टूडेंट, आपका आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। मैं राहुल कुमार पांडे एक बार फिर आपके लिए क्लास 4th का चैप्टर नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसका नाम है विभिन्न प्रकार के पौधे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पौधे जो होते हैं उनसे हमको फल मिलता है, फूल मिलता है, तमाम प्रकार की उससे सुविधाएं मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलता है। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे जो हैं हमारे वातावरण को शुद्ध भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। इस प्रकार से पेड़ पौधे हमारे लिए अति आवश्यक होते हैं। अब देखेंगे कुछ पौधे जो होते हैं स्थानों के अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है मैदानी पौधा। मैदानी पौधा जो होता है ये मैदानों में पाया जाता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं मैदानों में पाए जाने वाले पौधे मैदानी पौधे कहलाते हैं। इनकी जो शाखाएं होती हैं अतिशाखित होती हैं, इनमें कई ब्रांचें निकली होती हैं, कई शाखाएं पाई जाती हैं। जो इनका तना होता है लंबा होता है और इनमें पत्तियों की मात्रा अत्यधिक होती है। ये शरद ऋतु में इनकी पत्तियां झड़ती हैं, जिसे हम पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। परंतु बसंत ऋतु आने पर इनमें पुनः पत्तियों का निर्माण होता है। एक बार फिर से हम लोग मैदानी पौधों को देखेंगे। मैदानी पौधे वे पौधे होते हैं जो मैदानों में पाए जाते हैं और इनकी जो शाखाएं होती हैं अतिशाखित होती हैं। इनमें अनेकों शाखाएं निकलती हैं और इनमें पत्तियों की मात्रा अत्यधिक होती है। इनका जो तना होता है वह लंबा होता है और ये जो पौधे होते हैं इनमें पतझड़ भी होता है। पतझड़ का मौसम जो होता है शरद ऋतु में आता है। बसंत ऋतु में नई नई पत्तियां इनके पौधों से निकलती हैं। इसके उदाहरण हैं आम है, नीम है और नीम है, बरगद है, शीशम है, ये सब इसके उदाहरण हैं। दूसरा पौधा देखते हैं पर्वतीय पौधा। पर्वतीय पौधा उसे कहते हैं जो पर्वतों पर पाए जाते हैं, उन्हें हम पर्वतीय पौधे कहते हैं। ये पौधे कम ताप पर तथा ठंडे वाले मौसम में अत्यधिक सर्वाइव करते हैं। ठंडे वाले मौसम में उनमें अत्यधिक वृद्धि और विकास होता है। पर्वतीय पौधों की पत्तियां नुकीली होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होती रहती है, बर्फ गिरती रहती है और इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, जिसके कारण बर्फ जो होती है इनकी पत्तियों में ठहरती नहीं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं पर्वतीय जिनमें फूलों की जगह पर कुछ शंक्वाकार आकृति पाई जाती है। ऐसे पौधों को हम कोनिफर्स या शंकुधारी पौधे भी कहते हैं। अब इसके तमाम उदाहरण हैं, जैसे चीड़ है, देवदार है, ये सब उदाहरण जो हैं वो पर्वतीय पौधों के हैं। एक बार फिर से हम पर्वतीय पौधों को रिकॉल करेंगे कि पर्वतीय पौधे वे पौधे होते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं ताकि इन पे बर्फ टिक ना सके। ये पौधे कम ताप पर और अत्यधिक ठंड वाले प्रदेशों में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये पौधे लंबे होते हैं, इनके तने लंबे होते हैं और इनकी पत्तियां कभी नहीं झड़ती हैं, इसलिए पर्वतीय पौधों को सदाबहार पौधे भी कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूलों की जगह पर शंक्वाकार आकृति पाई जाती है। इस प्रकार के पौधे को हम शंक्वाकार पौधे कहते हैं या कोनिफर्स कहते हैं। चीड़, देवदार, रबड़ इत्यादि इसके उदाहरण हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं समुद्र तटीय पौधे पर। समुद्र तटीय पौधा जो होता है वह समुद्र के किनारे पाया जाता है। समुद्र तटीय पौधे कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। ये भी काफी लंबे होते हैं और इनकी पत्तियां भी लंबी होती हैं। इनकी पत्तियां भी कभी झड़ती नहीं हैं और इनके उदाहरण है नारियल हो गया, आपका ताड़ हो गया, रबड़ हो गया, काली मिर्च हो गई इत्यादि समुद्र तटीय पौधों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला है दलदली पौधा। दलदली पौधे वे पौधे होते हैं जो दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। इनकी जड़ें बाहर की तरफ निकली होती हैं, क्योंकि दलदली स्थानों में मिट्टियों में ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर होती है, इसलिए दलदली पौधों की जड़ें बाहर निकली होती हैं, जिसे हम श्वसन मूल कहते हैं।
ये श्वसन मूल के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। दलदली पौधों में सबसे अच्छा उदाहरण राइजोफोरा है। तो एक बार और देख लें हम लोग कि दलदली पौधे वे पौधे होते हैं जो दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। इनकी जड़ें बाहर की तरफ निकली होती हैं, जिसे हम श्वसन मूल कहते हैं। क्योंकि दलदली भागों में मिट्टियों में ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए इनकी जड़ें बाहर की तरफ निकलकर श्वसन करने में सहायता करती हैं। दलदली पौधों का सबसे अच्छा उदाहरण आपका राइजोफोरा होता है। उसके बाद आते हैं हम मरुस्थली पौधे पर। मरुस्थली पौधे वे पौधे होते हैं जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें काफी गहरी होती हैं और मरुस्थली भाग में जल की कमी के कारण मरुस्थली पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। एक बार फिर से हम मरुस्थली पौधे देखेंगे कि मरुस्थली पौधे वे पौधे होते हैं जो कि मरुस्थली भाग में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें काफी गहरी होती हैं। मरुस्थली भाग में जल की कमी होने के कारण जो मरुस्थली पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। मरुस्थली पौधों के तमाम उदाहरण हैं, जैसे नागफनी है, बबूल है इत्यादि। उसके बाद हम आते हैं जलप्लावी पौधे पर। जलप्लावी पौधे वे पौधे होते हैं जो जल की सतह पर तैरते हुए नजर आते हैं। ऐसे पौधों को हम जलप्लावी पौधे कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जलप्लावी पौधे वे होते हैं जो जल की सतह पर तैरते हुए नजर आते हैं। इनकी जड़ें छोटी होती हैं और इनकी पत्ती, तने इत्यादि में हवा भरी होती है। अर्थात इनकी जो संरचना होती है, इनके तने की, पत्ती इत्यादि की जो संरचना होती है वह स्पंज टाइप की होती है, स्पंज की तरह होती है जिसमें हवा भरी होती है। और हवा भरने के कारण जलप्लावी पौधे हल्के होते हैं और आसानी से जल की सतह पे तैरते रहते हैं। इसके तमाम उदाहरण हैं, जैसे जलकुंभी है, सिंघाड़ा है इत्यादि। उसके बाद हम लोग आते हैं जल निम्न पौधे पर। जल निम्न का मतलब होता है वे पौधे जो जल के अंदर डूबे रहते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी के संपर्क में रहती हैं और ये जल में घुलित ऑक्सीजन के द्वारा शोषण करते हैं। इन जो जल निम्न पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर स्टोमेटा अर्थात वातरंध्र की कमी होती है। अतः जल निम्न पौधे हमेशा जल में रहेंगे, जल की मिट्टी से जुड़े रहेंगे और जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करके ये शोषण करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है हाइड्रिला। उसके बाद हम लोग आते हैं परजीवी पौधे पर। परजीवी पौधे वे पौधे होते हैं जो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए किसी अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। ऐसे पौधों को हम परजीवी पौधे कहते हैं। और परजीवी पौधे अपने चूसक मूल के द्वारा आश्रित पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो चूसक मूलें होती हैं उसके द्वारा वह अपने होस्ट यानी जिस पौधे पर वो निर्भर है उससे वो अपना भोजन खींचते रहते हैं। तो परजीवी पौधों में तमाम प्रकार के उदाहरण हैं, अमरबेल है, फफूंद है और आपका कुकुरमुता इत्यादि है। फिर आते हैं हम लोग कीटभक्षी पौधे पर। कीटभक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, क्योंकि वह ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। और कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। एक बार फिर देखेंगे कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जो ऐसी जगहों पर उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ऐसे पौधे कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं जो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर उगते हैं और कीटों का भक्षण करते हैं। वह कीटों का भक्षण अपने अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए करते हैं। अब इसके तमाम उदाहरण हैं, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप इत्यादि। फिर हम लोग आते हैं स्थिर जलप्लावी पर। स्थिर जलप्लावी पौधे वे होते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, मिट्टी से जुड़ी होती हैं, इनकी पत्तियां, फूल इत्यादि सब बाहर होते हैं। तो ऐसे पौधे को हम स्थिर जलप्लावी पौधे कहते हैं। स्थिर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जड़ें जल के अंदर मिट्टी से जुड़ी रहती हैं। कमल, कुमुदिनी इसके उदाहरण हैं। इसी के साथ आपका चौथा पाठ समाप्त होता है।